एक दिन आतिश कापड़िया और जेडी मजीठिया जो खिचड़ी के करता धरता है, एज ए डायरेक्टर उसकी बहुत बड़ी मदद मुझे मिली कि आपको मिलना है और एक प्रोग्राम है जो हम बनाना चाहते हैं। पूरा एपिसोड उसने सुना दिया। मैंने तुरंत कह दिया ये तो मैं तो करूंगा। पापा भी मानते थे आपको जो करना हो करिए, जीवन में डिसाइड करो कि ये काम करना है तो फिर उसको सीरियसली लो। मेरा 1975 to 78 मेरा बैच है। बहुत कुछ सीखने को मिला 3 साल के ट्रेनिंग के दौरान। अलकाजी साहब से पर्टिकुलरली बहुत सीखने को मिला। स्टाफ भी बहुत अच्छा था, बट हर जगह उनकी छाप रहती थी अलकाजी साहब की। इतनी हाई डिग्री का था, तीनों की परफॉर्मेंसेस। अलकाजी साहब एनएसडी में थे, गणेश कर्नाड जी एफटीआई के। 2-3 साल तक वो प्रोग्राम चला। नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, ये लोग एनएसडी के 3 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद। तो आपने बागबान में भी अमित जी के साथ काम किया? हर एक एक्टर चाहेगा कि उनके साथ काम करे। बहुत ही डिसिप्लिन्ड एक्टर हैं वो। मुख्यमंत्री करके एक नाटक था जो रंजीत कपूर ने डायरेक्ट किया था। मेरे लिए बहुत एक चुनौती थी कि जाते ही इतना बड़ा रोल मिल गया मुझे, और थिएटर वर्ल्ड में मुझे एक स्थान मिल गया। बर्नी का रोल किया, बेगम का तकिया मैंने किया रंजीत कपूर के साथ। सैया भाई कोतवाल एक नाटक था वो किया। बाद में जब मैं मुंबई आया तो यहाँ तो फिर हमारा मिलना जुलना चला, और मैंने सतीश में सिर्फ कागज 2 में नहीं, मैंने सतीश के साथ 4 फिल्में की। सतीश ऐसा करता था, जब उसको लगता था कि ये रोल के लिए यही आदमी, तो उसके लिए वो पक्का अड़ जाता था। नमस्कार, आप सभी का हमारे शो सूत्रधार में स्वागत है। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है जिन्होंने भारतीय टेलीविजन और फिल्मों में अपने अनोखे किरदारों से दर्शकों का दिल जीत लिया है। आप सब इन्हें खिचड़ी के बाबूजी के नाम से जानते होंगे। अपने अद्भुत अदाकारी से इन्होंने इस इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया है, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे साथ अपनी ज़िंदगी से जुड़े किस्से बताएंगे। आइए स्वागत करते हैं श्री अनंग देसाई जी का। वेलकम अनंग जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम टू सूत्रधार। थैंक यू वेरी मच। आपने हमारा इनविटेशन कबूल किया एंड यू हैव कम हियर। सो सर, कई लोग डॉक्टर बनते हैं, कई लोग सरकारी वकील बनते हैं, कई लोग और दूसरी पढ़ाइयाँ करते हैं, एंड यू कमिंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल एजुकेटेड बैकग्राउंड। किस तरीके से ये थिएटर का जो मामला था आपके अर्ली दिनों से, वो थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताइए। किस तरीके से शुरुआत हुई? मैं बता दूं, आई कम फ्रॉम अ डॉक्टर्स फैमिली। मेरे पिताजी डॉक्टर थे, मेरे दादाजी डॉक्टर थे, और मेरे परदादा भी डॉक्टर थे। तो इन अ वे मैंने कुछ सो कॉल्ड फैमिली ट्रेडिशन को तोड़ा या उससे अलग जाकर कुछ काम किया। लेकिन मुझे बचपन से ही परफॉर्मिंग आर्ट्स का बहुत शौक था, संगीत का, एक्टिंग का। और जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा था वहाँ भी एजुकेशन के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ को काफ़ी ध्यान में रखा जाता था। तो उसकी तवज्जो दी जाती थी, और ऐसे प्रोग्राम्स बनते थे कि जिसमें संगीत, नाटक, अलग अलग नाटक करते थे, वो सारे को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। तो मैं उनसे जुड़ा रहा राइट फ्रॉम माई स्कूल डेज। मज़ा आता था मुझे करने में, चाहे स्कूल का नाटक हो, चाहे कुछ भी छोटी सी चीज़ हो। और वो शौक़ बढ़ता गया। स्कूल में मुझे इनकरेज भी किया गया, और फिर धीरे स्कूल के बाद कॉलेज में आया। कॉलेज में भी यूथ फेस्टिवल्स, एनुअल फंक्शंस, उसमें मैं बड़े मन से पार्टिसिपेट करता था जी। तो मज़ा आता था मुझे। So, ये अहमदाबाद, ये मैं अहमदाबाद मतलब यू हैव बॉर्न इन अहमदाबाद, और वहीं से ये सारी चीज़ें शुरुआत? जी, मैं पैदाइश मेरी अहमदाबाद में हुई है, और वहीं से ये मेरा शौक़ शुरू हुआ। मेरी पढ़ाई पूरी अहमदाबाद में हुई। मेरा जन्म अहमदाबाद में हुआ, स्कूलिंग, कॉलेज, ये सब अहमदाबाद में हुआ। और अहमदाबाद में रहते हुए व्हाइल आई वाज इन कॉलेज, चूँकि ये सब कर रहा था, तो एक थिएटर ग्रुप के साथ मैं जुड़ गया वहाँ, और लगातार गुजराती में नाटक करता रहा। तो जितना ज़्यादा करता गया मेरा शौक़ बढ़ता गया। और जब मैं ग्रेजुएट हुआ मुझे लगा कि यही काम मुझे करना है, कि मज़ा बहुत आ रहा है मुझे।
सो दैट इज़ हाउ आई डिसाइडेड कि मुझे यही काम करना है। मगर मेरे पापा भी मानते थे कि आपको जो करना हो करिए जीवन में, मगर जो एक बार डिसाइड करो कि ये काम करना है तो फिर उसको सीरियसली लो, उसके जी। पूरे कमिटमेंट के साथ काम मन करो, से करें। मन से करें जी। और उसमें अच्छा काम करने की जितनी हो सके सफलता होने की कोशिश करें। तो जब मैंने बात ये बताई तो मेरे मम्मी पापा दोनों राज़ी हो गए कि ठीक है करो, मगर एक ही सलाह दी उन्होंने मुझे कि एक डिग्री और ले लो। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि तो एक अनसर्टेन फील्ड में तुम जा रहे हो, तो हो सकता है कि अभी तो तुम्हें लग रहा है कि बड़े मन से कर रहे हो सकता है आगे जाके लगे कि गलत डिसीजन ले लिया है, जी। या मन ना करे, या आप सफल ना हो सके किसी वजह से, तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा कि आपका जीवन आगे चलता रहेगा। जी। तो मैंने उनकी ये सलाह डेफिनेटली मानी, मुझे लगा सही बात कह रहे। एक डिग्री और ली, मैं पढ़ता रहा 2 साल और, थिएटर तो मेरा चालू ही रहा, उनके साथ मैं लगातार थिएटर करता रहा, वो भी शौक़ बढ़ता रहा। बट वो डिग्री मैंने ले ली और ये उस दौरान मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में दिल्ली में जो है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिली। वहाँ क्या होता है, कैसे होता है, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने मुझे बताया कि अगर सीरियसली इसमें जाना है तो किसी किस्म की ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है, जो मैंने माना भी। तो फिर ये 2 साल मैंने डिग्री ले ली, फिर मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अप्लाई किया, वहाँ एडमिशन मेरा हो गया। सर हमारी रिसर्च बहुत है। उससे पहले आपने अहमदाबाद में आपने लाइव सिंगिंग की। जी बिल्कुल वही। जी। और एक वक्त ऐसा था कि जब मुझे लग रहा था कि क्या संगीत में आगे बढ़ूं कि एक्टिंग में आगे बढ़ूं, बट फिर थिएटर का रंग ज़्यादा चढ़ गया तो उसमें बट हाँ, मैंने ऑल इंडिया रेडियो पे ऑडिशन दिया था, बाकायदा रेडियो सिंगर की तरह मैं अप्रूव हुआ था। अच्छा। और कुछ मेरे रेडियो प्रोग्राम सुगम संगीत के आए भी हैं। सर आपने कौन सी डिग्री ली थी आपने, कॉमर्स या कुछ? मैंने बीए किया, बीए करने के बाद इकोनॉमिक्स में मेजर किया, साइकोलॉजी वाज माय सब्सिडियरी सब्जेक्ट, और बीए करने के बाद 2 साल मैंने एलएलबी किया। अच्छा, लॉ की। हाँ। अच्छा, फिर लॉ करने के बाद आपने सिंगिंग की। फिर नहीं, सिंगिंग तो शुरू से चल रही थी। जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था तो सीख रहा, तो उसी वक्त चल रही थी। सो ऐसा कौन सा ऐसा टाइम आया जब आपको लगा कि सिंगिंग छोड़ के अब मुझे एनएसडी की तरफ मूव करना चाहिए और प्योरली एक्टिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए? हाँ, यही जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था, इस थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ा और 2 साल वाइल डूइंग वन मोर डिग्री, तब मुझे लगा कि एक्टिंग में ज़्यादा दिलचस्पी है मेरी। संगीत में तो है ही है, मगर इसमें ज़्यादा है, वो रंग ज़्यादा चढ़ा हुआ है मुझ पे। जी। तो फिर मुझे एक्टिंग करनी चाहिए और उसमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए। सर एनएसडी का सफ़र, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का सफ़र फिर कैसे शुरू हुआ? किन लोगों के साथ आपने काम किया? बिकॉज ये जानना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में और आपके बारे में पढ़ते भी हैं। आपके तरफ से अगर ये सुनने को मिलेगा कि किस तरीके से आपकी वो जर्नी रही एनएसडी की, वो हमें ज़रा बताइए। बहुत अच्छी रही, बहुत फ्रूटफुल मेरी जर्नी रही। मेरा 1975 टू 78 मेरा बैच है, तो मैंने एडमिशन ले लिया। अलकाजी साहब वाज अवर गुरु, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट। यस, तो उनके नज़रिए के नीचे हम लोगों ने, मैंने और मेरे बैचमेट्स ने पूरा कोर्स कंप्लीट किया और बहुत अच्छा रहा, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला 3 साल के मेरे ट्रेनिंग के दौरान। और अलकाजी साहब से पर्टिकुलरली बहुत सीखने को मिला। स्टाफ भी बहुत अच्छा था, बट हर जगह उनकी छाप रहती थी अलकाजी साहब की। ट्रेनिंग में आपको हर चीज़ को, एक तो अलकाजी साहब जब मैंने ज्वाइन किया, और अलकाजी साहब क्या करते थे कि आप अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, 20-22 एक बैच में होते हैं जी, टोटल। हाँ, टोटली। तो आपको लगते हैं पूरे देश में 20-22 में आप आए तो बड़े 30 मार खाएँ आपकी, कमाल का काम आप करते हैं, कमाल का टैलेंट है आप में, इसलिए आप सिलेक्ट हो गए हैं। जी। एरोगेंसी कहूँगा मैं हाँ इसको। बिल्कुल, मतलब भाई अब आईआईटी जैसे आईआईटी है या जैसे और दूसरे इंस्टीट्यूशन है, एनएसडी भी उस जमाने में उसी तरीके से हुआ बिल्कुल करता था। बिल्कुल, तो ऐसा लगता है। तो अलकाजी साहब उस वक्त के जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ को वो दिखाते थे। जी। तो रेपर्टरी में उस वक्त मनोहर सिंह जी, उत्तरा भावकर, सुरेखा सीकरी वगैरह थे एनएसडी रेपर्टरी में। उनका एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस वो हमारे सामने जो शुरू हुआ कि ये प्ले आप देखिए और सीखिए थोड़ा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी। वो प्ले दिखा दे। वो इतने हाई क्वालिटी का था, उतनी हाई डिग्री का था, तीनों की परफॉर्मेंसेस, कि देखने के बाद लगा कि भाई हम क्या हैं जी। जो हम अपने आप को 30 बार खा समझ रहे हैं, क्या है ये है एक्टिंग की परिभाषा। बहुत कुछ सीखने का है। जी। और वहीं से फिर आपको
आप बिल्कुल नीचे आ जाते और वहीं से आपको एक्टिंग को सीखने की आपकी जर्नी वहाँ एनएसडी में शुरू होती है, जी जो शुरू हुई। और अलका जी साहब प्रैक्टिकली बातचीत में क्लासेस लेकर बहुत कुछ सिखाते थे। हमारे प्लेस भी होते थे और बाकी टीचर्स भी होते थे और योगा पे काफ़ी ध्यान दिया जाता था, मूवमेंट पे काफ़ी ध्यान दिया था, ड्रामेटिक लिटरेचर, जी मॉडर्न इंडियन लिटरेचर हो या वेस्टर्न लिटरेचर हो जी और बिल्कुल संस्कृताइज अपने इंडियन ट्रेडिशनल थिएटर हो, उन सब की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी थी। जी क्योंकि वो मानते थे और सही है कि भाई आप एक्टर है, टैलेंट में आपका आपका दिमाग भी बिल्कुल सही होना चाहिए। यू शुड बी जी वेरी वेल अवेयर ऑफ थिंग्स अराउंड यू। और आप अगर ठीक दिमाग से सब सोचेंगे तो हर चीज़ आपको सीख रखेंगे और जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ों को आप देख पाएंगे अवेयरनेस के साथ, करेक्ट इसके जुड़ेंगे तो आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अपने ही प्रोफेशन में। जी। और उस जमाने में ट्रांसफर प्रोग्राम्स भी बहुत हुआ करते थे, एफटीआई और जी, वो जी 2-3 साल तक वो प्रोग्राम चला जब उस वक़्त शुरू हुआ था। अलका जी साहब और गिरीश कर्नाड, अलका जी साहब एनएसडी में थे, गिरीश कर्नाड जी एफटीआई के एफटीआई थे। तो दोनों के बीच में ये बातचीत हुई और ये कोर्स शुरू हुआ। क्योंकि नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी ये लोग एनएसडी के 3 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो गए एफटीआई। वहाँ जाके उन्होंने 2 साल का कोर्स कंप्लीट किया। जी अब यहाँ दे वर फुली इक्विप्ड एज फार एज एक्टिंग इज़ कंसर्न। वहाँ जाके सिनेमा की कुछ जानकारी या वो ज़्यादा सीखने को मिली। जी उस वक्त शायद ये लगा कि भाई वहाँ जाके 3 साल यहाँ करे, 2 साल वहाँ करे, इतने 5 साल की शायद ज़रूरत ना हो। तो ये एक शॉर्ट टर्म 6 महीने का कोर्स हमारे लिए शुरू किया फाइनल ईयर में कि जी भाई आप जाएँ फिल्म इंस्टीट्यूट। जो हम लोग गए, जी हमारा बैच भी गया, उसके आसपास के बैच भी के 2-3 बैचेस गए, जी फिल्म कल्चर को जाने, वहाँ की उनकी एक्सरसाइज फिल्म्स में काम करें ताकि कैमरे के सामने आपको कैसे काम करना है। आप थिएटर की ट्रेनिंग कर रहे हैं, थोड़ी बहुत फिल्म की ट्रेनिंग के बारे में, टेलीविज़न की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी है। क्योंकि वो भी एक फील्ड आगे आप जाके आप उसमें काम करेंगे, नई-नई चीज़ें हो रहे थे और ये मान्यता थी, अलका साहब भी मानते कि थिएटर एक्टर आगे जाके सिर्फ थिएटर को शायद रिस्ट्रिक्ट ना करके टेलीविज़न और फिल्म में भी जाएगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी वो तो हमें वो कोर्स 6 महीने का वहाँ करने को मिला था। जी। सर वो एनएसडी खत्म करने के बाद सर आपने फिर रेपेट्री में काफ़ी जी, काम किया, उस जी। समय कैसा अनुभव रहा आपका उसके बाद? रेपर्टरी का भी मेरा बहुत फ्रूटफुल अनुभव रहा क्योंकि कोर्स करने के बाद मुझे लगा मुझे इस वक्त थिएटर ही करना है। जी मुझे यही करना है और कुछ सोचा नहीं मैंने। फ़िल्म टेलीविज़न की ट्रेनिंग ली थी बट सोचा देखेंगे बाद में, अभी तो मन थिएटर का ही करना है। और रेपर्टरी से बेहतर मुझे कोई उस वक्त प्लेटफॉर्म नहीं लगा। जी दूसरे ग्रुप्स के साथ आप जुड़ सकते हैं बट फिर वो एड हॉक बेसिस पे हो जाता है। करेक्ट यहाँ आप एक रेगुलर सीरियसली थिएटर कर सकते हैं और साथ में आपको कुछ पैसे भी मिलते हैं ऑन अ जी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जी करेक्ट कि आपका अपना जीवन थोड़ा बहुत चला सकें। तो और अच्छी टीम थी वहाँ रेपर्टरी में, अच्छे-अच्छे नाटक करने को मिले, अच्छे निर्देशकों के साथ, सम ऑफ देम वर्ल्ड रेप्यूटेड डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत शोज़ किए, दिल्ली में किए, दिल्ली से बाहर जाके हमारे टूर्स होते थे वो भी किए। जी तो उन सब से आई थिंक थोड़ा बहुत मैं मंझ गया, वो तो ज़रूरी था जी। और बड़ा फ्रूटफुल पीरियड रहा। सो अच्छे-अच्छे उस सर नाटक उस किए। ज़माने में उस ज़माने के जो आपके नोन थिएटर के जो प्ले रहे, हाँ। उनके बारे में कुछ बताइए कि कौन-कौन से प्ले उस ज़माने में आपने किन-किन डायरेक्टर्स के साथ किया? रेपर्टरी की मैं बात करूं तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट प्ले जाते ही रेपर्टरी ज्वाइन करके थोड़े वक्त में हुआ मुख्यमंत्री करके एक नाटक था जी जो रंजीत कपूर ने डायरेक्ट किया था। जी चाणक्य सेन करके उनकी नॉवेल है इसी नाम की, जी उस पे बेस्ड था ये नाटक जी जो इन्होंने एडेप्ट रंजीत ने खुद ही किया था हिंदी में और उन्होंने डायरेक्ट किया। उसमें उन्होंने मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल में कास्ट किया था अच्छा और मेरे लिए बहुत एक चुनौती थी कि जाते ही इतना बड़ा रोल मिल गया मुझे। जी तो बड़ी मेहनत भी की और रोल खिल उठा, लोगों ने पसंद किया, क्रिटिक्स ने पसंद किया और थिएटर वर्ल्ड में मुझे एक स्थान मिल गया। जी तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट प्ले था, करने में मज़ा भी बहुत आया। उसके बाद तुगलक नाटक जो किया, वो जी इम्पोर्टेंट नाटक, सिग्निफिकेंट प्ले, मॉडर्न इंडियन प्ले। जी एक ज़माने पहले तो किसी और ने किया था, मतलब अलका जी साहब का ही वर्जन, और बाद में जब हम रेपर्टरी
फेस्टिवल ऑफ इंडिया लंदन में पार्टिसिपेट करने जा रही थी, तो अलकासी साहब वापस आके उन्होंने खुद एक प्रोसिनियम स्टेज के लिए वो प्ले को फिर से डायरेक्ट किया था। तो वो उसमें मैंने काम किया, बर्नी का रोल किया, विच वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्ले। बेगम का तकिया मैंने किया रंजीत कपूर के साथ। कॉमेडी में सैयां भाई कोतवाल एक नाटक था वो किया, और भवाई स्टाइल में म्यूज़िकल प्ले जसमा ओडन किया, मैना गुर्जरी किया। फिर बाद में सत्यदेव दुबे जी ने विरासत करके एक नाटक किया था, जो मराठी प्ले वाड़ा चिरे बंदी महेश कुंचवार का नाटक है, उसका हिंदी वर्जन किया, जो एडेप्टेशन थी उसकी, जिसमें मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका थी, वो किया। तो ये काफ़ी सारे, कारण जी ने बर्नमवल जो मैकबेथ का एडेप्टेशन था उसमें काम किया। तो ये सारे बड़े अच्छे अच्छे नाटक थे। रिचर्ड शेखनर आए थे अमेरिका से, उन्होंने अपनी स्टाइल में चेरी का बगीचा, चेखव का द चेरी ऑर्चर्ड, वो नाटक किया हमारे साथ। इन्हें बिल्कुल एटमॉस्फेयर उनकी अपनी स्टाइल में प्रोसिनियम थिएटर से बाहर जाके वो नाटक किया। वहाँ के रविंद्र भवन के कंपाउंड में थोड़ा परफॉर्म एक जगह पे होता था, थोड़ा दूसरी जगह पे ऑडियंस घूमती थी एक्ट्रेस के साथ साथ, वो उनका एक्सपेरिमेंट था। इस किस्म के नाटक किया। ब्रेख्त का नाटक किया फ्रिट्ज बिनोविट्स के साथ, ओथेलो। तो मज़ा आया। ऐसे अलग अलग यूज्ड टू बी लाइक ब्रॉडवे की तरीके से होता था, वो डायरेक्टर जो आते थे, और या तो जैसे इंडिया में होता है उसी तरीके से थिएटर होते थे? नहीं, वो लोग आते थे, उनको बुलाया जाता था और फिर वो सिलेक्ट करते थे प्ले, कास्ट उनके ऊपर होती थी, कास्ट सिलेक्ट करते थे। ज़्यादातर प्ले प्रोसिनियम स्टेज में ही हुए, बट जहाँ लगता था कि ओपन एयर थिएटर भी था, तो हमारे कुछ ओपन एयर थिएटर के हिसाब से प्लेस डिज़ाइन किए जाते थे जी। कुछ हमारा छोटा सा स्टूडियो थिएटर था, उसके हिसाब से डिज़ाइन किए जाते थे। वो डायरेक्टर की और प्ले के हिसाब से डिसाइड होता था। हालांकि आपके एक दो इंटरव्यूज़ में हमने सुना भी है और देखा भी है, आपके बैचमेट सतीश कौशिक और अनुपम जी थे। जी। सो वो किस्से जो थे वो ज़रा बहुत मज़ेदार। अनुपम और सतीश, अनुपम बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा, आज भी बहुत अच्छा दोस्त है। सतीश भी बहुत अच्छा दोस्त रहा, और बैच में हमें भी हमारी अच्छी बैच रहा है। अनुपम, सतीश, कविता चौधरी थी जो उड़ान जिन्होंने बनाया, अनीता कुमार जिन्होंने बुनियाद में काम किया, फिर करण राजदान थे, गोविंद नामदेव थे। तो वी हैड अ गुड बैच, और हम लोग साथ में दोस्त भी बन गए काम करते करते, और मज़ा आता था काम करने में, एक दूसरे को हेल्प करते थे। अनुपम कई हमारे एग्ज़ाम्स में जो थिएटर पीसेस करने होते मेरे लिए वो डायरेक्ट करता था, कहीं मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं उसकी मदद करता था। और हम लोग दोस्त में बाद में ट्रेनिंग के साथ साथ जो घूमना फिरना होता था, कभी फिल्म देखने होती थी या कभी कहीं यूँ ही घूमने जाना होता, वो सब साथ में होते थे। सो वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। सो बहुत मज़ा आया उस वक्त। और ये लोग कई बार बात अनुपम और सतीश किया करते थे। तो सिंस आई केम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ वेल ऑफ फैमिली, इफ आई मे से सो, तो मैं जब भी छुट्टियों में जाया करता था तो आई यूज्ड टू फ्लाई दिल्ली से अहमदाबाद जाता, स्टूडेंट कंसेशन भी मिलता था। जी जी। तो इन लोगों को बड़ा वो एक्साइटमेंट रहता था, तो मुझे वो हमेशा छोड़ने आते थे एयरपोर्ट। अच्छा। उनके लिए एक बहुत बड़ा मज़ेदार एडवेंचर होता था या एक एक्सपीरियंस होता था एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं। तो हम तीनों साथ में निकलते थे, बीच में कहीं खा के, वो टाइमिंग सब प्लान करके, और मुझे एयरपोर्ट छोड़ते थे और वापसी में वो घूमते घामते कहीं कुछ खाते हुए, पिकनिक करके हुए आते थे। तो वो भी बड़ा एटमॉस्फेयर था। और उस वक्त हम बर्थडेज जो सेलिब्रेट करते थे तो सबको स्कॉलरशिप्स मिलती थी एनएसडी से, तो ऐसा कोई तो मिलते जुलते थे। फिर हम बंगाली मार्केट जाते थे, वहाँ से बेसन का लड्डू लेते थे, केक वेक तो नहीं करते थे, तो बेसन के लड्डू को केक मानते, उसको एक वो लगाते थे कैंडल, उसको हम ग्लो करके हैप्पी बर्थडे करते थे, खाते थे बेसन के लड्डू का बर्थडे, और उसका फिर खाना पीना होता था। सो रेपेट्री के दिनों में आप हॉस्टल में रहा करते थे? नहीं, रेपेट्री में 1 साल तक, वो उनका रूल है कि 1 साल तक वंस यू जॉइन रेपेट्री, 1 साल तक वो लोग हॉस्टल अकोमोडेशन देते हैं। अच्छा। उसके बाद आप यू हैव टू मेक योर ओन अरेंजमेंट्स। तो मैंने अपनी अरेंजमेंट कर ली थी। आपने सतीश कौशिक जी के साथ उस समय काम किया, फिर बहुत दिनों बाद आपने कागज 2 में भी उनके साथ काम किया। आपने कुछ किसी तरीके का बदलाव देखा? काफ़ी साल पहले मुंबई आ गया, उस वक्त तो मैं रेपेट्री में मैंने ज्वाइन किया, और वो शायद एनएसडी का कोर्स करने के 1 आध साल के बाद ही मुंबई आ गया था जी। और फिर यहाँ के वो शेखर कपूर के साथ जुड़ गया, डायरेक्शन की, एक्टिंग भी की, और देन ग्रेजुअली बिकेम अ फुल फ्लेड डायरेक्टर। और बाद में जब मैं मुंबई आया
तो यहाँ तो फिर हमारा मिलना जुलना चला, मैंने कांटेक्ट किया, वो मिलते रहे। और मैंने सतीश में सिर्फ कागज़ 2 में नहीं, मैंने सतीश के साथ 4 फिल्में की जी। उसके डायरेक्शन के अंदर। हमारी दोस्ती तो चल, हम लोग मिलते रहते थे, बट मिलने में हम ही कभी यार मुझे रोल कब दे रहे हो या ये ऐसी कभी हम लोग बात नहीं करते थे। इट वॉज जस्ट सोशल फ्रेंडशिप, मज़े करते थे जी। तो वो वाली बात थी। बस सतीश कास्टिंग के मामले में बहुत पर्टिकुलर था। उसको जो रोल लगता था कि ये रोल ये करेगा तब भी देता। उसको जी। जब लगा कि ये रोल मेरे लिए, तभी रोल मुझे ऑफ़र किया उसने। जी। हमारा दिल आपके पास एक फिल्म थी, जी। अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय बच्चन और सब। उसमें मेरा एक अनिल कपूर के फादर का रोल था। वो रोल में उसने मुझे कास्ट किया और अच्छा। उसने मुझे बुलाया कि मुझे ये तो आई वांट कि तुम ये रोल करो। शायद जो मैंने सुना है उस वक्त बोनी जी प्रोड्यूसर थे, उनको 1-2 लोगों को शायद रिजर्वेशन भी थी कि इनको क्यों ले रहे हो, किसी और जी, जी, ज़्यादा जी। एस्टेब्लिश्ड एक्टर को लो, नहीं इसके लिए वो सुन। बट सतीश अड़ा रहा उनके साथ। He wanted you to ही play that वांटेड role. मी ओनली। और सतीश ऐसा करता था, जब उसको लगता था कि ये रोल के लिए यही आदमी, तो उसके लिए वो पक्का वो अड़ जाता था। फाइनली आई डिड दैट रोल। उस रोल से मुझे अच्छा जो भी मिला, फ़ायदा ही मिला। एंड उसके बाद मैंने एक फ़िल्म की बधाई हो बधाई सतीश के साथ मुक्ता आर्ट्स ने बनाई थी, जिसमें भी रोल मुझे उसने बड़े अच्छे ही दिए। जी। बट जब उसको लगा कि ये रोल के लिए ये फिट है तभी दिए। जी। फिर बधाई हो बधाई की, तेरे नाम में मैंने एक रोल किया जी। और अभी फाइनली कागज़ 2 में एक रोल। जी। कुछ दिनों पहले आपने इंस्टाग्राम पे एक अनुपम खेर जी के साथ एक पोस्ट भी हाँ। शेयर की थी, उसकी हाँ। कहानी बताइए ज़रा। हाँ, वो कहानी ऐसी है कि अनुपम एक फ़िल्म बना रहा है, तन्वी द ग्रेट, हाँ। जो खुद डायरेक्ट कर रहा है। उसने एक पहले एक फ़िल्म डायरेक्ट की है, बट काफ़ी वक्त के बाद वो डायरेक्ट कर रहा है। जी। तो अनुपम और मैं तो हम लोग वैसे भी मिलते रहते, घर आना जाना होता है हमारा। उसने कुछ कास्टिंग कर ली थी और अपना मेन लड़की, तो उसमें तन्वी का रोल इज़ द मेन गर्ल। अनुपम खुद भी रोल कर रहा है। तो हमारे घर वो आया था, हम लोग डिनर पे बातचीत, तो उसने मुझसे फ़िल्म के गाने सुनाए, बहुत अच्छे गाने उस फिल्म के। एक छोटा सा रोल है, तुम करोगे? मगर एज अ, तो हमारी दोस्ती ऐसी है कि हम लोग मतलब कभी एक दूसरे से ना रोल मांगते हैं या ऐसे ही। तब मैंने तुरंत हाँ कर दिया विदाउट आस्किंग। तो उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन उसने फ़ोन करके मुझे पूछा भी कि अरे श्योर ने, कल तो हमारी बात ऐसे ही। मैंने नहीं, तुमने कहा, मैं कर लूँगा, छोटा सा रोल है। जी। सो इट इज़ अ गेस्ट अपीयरेंस दैट आई हैव डन इन दिस फिल्म, एब्सोल्युटली अ गेस्ट अपीयरेंस, छोटा सा रोल है। बट वो बहुत मोमेंट्स मेरे लिए और उसके लिए बहुत अच्छी रही। रोल में सीन करने में तो हमने उत्तराखंड में शूट किया, पूरी फिल्म ज़्यादातर उत्तराखंड में ही बनी है, जी। लेंसडाउन में। और सीन तो अच्छा हुआ, वो करने में भी मज़ा आया। और उसके साथ साथ जो हमने 2-4 दिन साथ में बिताए वहाँ पर, करेक्ट। वो मेमोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यादगार। पुरानी बातें, पुरानी बातें, चीज़ें। साथ में रहे हम लोग जी। एक ही कॉटेज में, जी। और कितने सारी बातें की शूटिंग के अलावा, जी। और पुरानी बातें, नई बातें। तो वो टाइम साथ में बिताना बहुत मज़ेदार रहा। जी, जी। साथ में खाना पीना, दैट वाज वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर मी। बहुत साल पहले जो उसने एक पोस्ट भी डाली है, जो आपने देखी, लोगों ने पसंद भी की है, कोर्स के दौरान ही अंधायुग धर्मवीर भारती जी का फिर से वहाँ पुराना किला में रिवाइव जी। हो रहा था NSD की तरफ से। और हम लोग शायद फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ही थे, तो उस वक्त स्कूल के स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता था प्ले में फॉर देयर एक्सपीरियंस। जी, जी, जी। तो अंधायुग में 2 प्रहरी का रोल है जो शुरू में आते हैं। इन अ वे दे आर द सूत्रधार्स ऑफ द प्ले। जी। वो 2 प्रहरी के रोल मैंने आप और अनुपम अनुपम ने जी किए। ने की। अच्छा। हाँ, तो उस वक्त किए थे वो रोल। जी। तो उसकी कहीं से पोस्ट मिल गई, तो अनुपम ने कहा कि चलो ऐसे ही पोस्ट करके आज एक खिंचवाते फ़ोटो, इतने साल बाद की चीज़, रफली उस पोजीशन में बैठ के, वहाँ तो हम गेटअप में था हमारे नॉर्मल, उसमें जी। खिंचवा के एक पोस्ट डाल दी उसने जी। इतने सालों के बाद। और कहीं से एक लाइन भी उसकी अंधायुग के डायलॉग की मिल गई, वो डाल के उसने पोस्ट करके दी कि इतने सालों के बाद हम लोग फिर से ऐसे जुड़ के यहाँ साथ में काम भी कर रहे हैं और स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। इट वाज वेरी प्लेजेंट टू सी, दोस्ती इतने लंबे दौरान में, एक ही फील्ड में काम करके, इतने अच्छे से करेक्ट रहती है। कमिंग बैक टू NSD रेपेट्री के बाद, सर, फिल्मों में बम्बई का सफर जो आपका था, आपकी पहली फिल्म गांधी रही। करेक्ट, गांधी। सो किस तरीके से गांधी की ऑडिशंस हुई, किस तरीके से आपको गांधी मिली? गांधी मैं दिल्ली में रेपेट्री में था, तभी मुझे मिल गई थी, क्योंकि रिचर्ड एटनबर्ग स्काउट कर रहे थे जब डिसाइड किया गांधी बन रही, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, फॉर एक्टर्स जो रोल कर सके। जी। कुछ बड़े रोल्स उन्होंने कास्ट कर रहे थे।
तो वो हमारा रेपर्टरी में नाटक देखने आए थे और यही नाटक देखने आए मुख्यमंत्री, जिसमें अच्छा। मेरा एक इम्पॉर्टेंट रोल था। करेक्ट। उनकी कास्टिंग डायरेक्टर डॉली ठाकुर थी, उनके साथ और उनकी टीम के साथ वो आए थे। तो नाटक तो देखा उन्होंने, तो उनको पसंद आया। बाद में शो के बाद बैक स्टेज मिलने आए हमें, मुझे भी मिले और भी एक्टर्स को मिले। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखा, उनको कुछ लगा होगा कि उन्होंने कहा कि एक रोल के लिए मुझे लग रहा है तुम फिट बैठ रहे हो। परफॉर्मेंस तो मैंने तुम्हें देखी है, तो उसके लिए तो मुझे कोई शक नहीं है, बट चूँकि इस पॉलिटिकल फिगर्स हैं जिसके लिए ऊपर फिल्म बन रही है, तो कुछ टेस्ट हमें करने पड़ेंगे। तो टेस्ट अगर मैच हो गए तो फिर मैं आई वुड लाइक टू कास्ट यू। Correct. मेरा ठीक है। और चूँकि हम लोग रेपर्टरी में थे, तो ऑफिशियली उनको परमिशन लेनी पड़ी, कभी इन लोग एक्टर्स को कास्ट करने परमिशन मिली, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में कुछ जुड़े हुए थे लोग। तो किए, फिर उन्होंने मेरे टेस्ट किए। आचार्य कृपलानी ऑफ यंगर डेज, JB कृपलानी का रोल मैंने किया था। एक छोटा सा रोल था, बट ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर देन। और ऐसे सीन्स में मुझे इन्वॉल्व किया था कि जो इम्पोर्टेंट सीन्स थे। तो 2-4 मेकअप टेस्ट, लुक टेस्ट किए, उसमें लगा कि हाँ ठीक बैठा, तो मुझे रोल मिला। अच्छा। दैट इज़ हाउ आई गॉट अ रोल। कौन कौन से लोकेशंस थे उसके इंडिया के अंदर? ज़्यादातर दिल्ली में ही हमने शूट दिल्ली में ही किए थे। शूट किया। कहीं दिल्ली के आसपास वो साबरमती आश्रम का पूरा सेट लगाया था, बड़ा सा। तो ज़्यादातर शूटिंग वहीं हुई थी। थोड़ा तुगलकाबाद, एक कोई 2 सीन्स कुछ तुगलकाबाद में था, तुगलकाबाद फोर्ट में, वहाँ उन्होंने रिक्रिएट किए थे, वहाँ शूट हुए। और कुछ सीन्स उन्होंने मुंबई में भी शूट किए, जहाँ मेरा एक सीन मुंबई में शूट हुआ था। अच्छा। आई हैड टू कम टू मुंबई टू शूट दैट सीन। सो सर, गांधी के बाद फिर आपकी टीवी की जर्नी शुरू हुई? हाँ, गांधी के तो रेपर्टरी में होते होते हो गई। जी। फिर रेपर्टरी जब मैंने छोड़ने डिसाइड किया 1986 में, तब मेरी टेलीविज़न की जर्नी शुरू हुई। फिल्म की जर्नी भी तभी शुरू हुई इन अ वे। जी। गांधी तो कर ली थी। न्यू दिल्ली टाइम्स करके एक फिल्म जी। आई थी, उसमें शशि कपूर थे, शर्मिला टैगोर जी थी इन द मेन लीड्स, और वो शूट में मुझे कास्ट किया गया एक रोल में। अच्छा। तो वो फिल्म मैंने की, और साथ साथ मेरा टेलीविज़न का सफ़र शुरू हुआ। तो अकबर और बीरबल वो तो मत ले, मेरा सबसे पहला टेलीविज़न शो भी दिल्ली से शुरू हुआ था। अच्छा। जो अमाल अलाना, जो थिएटर के जी, डायरेक्टर जी, भी, जी, एमिनेंट डायरेक्टर, जी। उन्होंने बनाया था राज से स्वराज सीरियल दूरदर्शन के लिए। ओके। उस ज़माने में दूरदर्शन ही हुआ करता ये था। कौन से ईयर की बात है अनंत जी? दिस इज़ 87। 87। सो मतलब 87, 88, फिर अकबर बीरबल 88 में शायद आई ना? नहीं, अकबर बीरबल 92 के बाद आई थी। अच्छा। मैं आपको बताऊं पूरी हिस्ट्री। जी जी जी, बताइए प्लीज। 87 में ये बनाया, तो राज से स्वराज उन्होंने, विच वॉज बेस्ड ऑन फेमस पॉलिटिकल ट्रायल्स बिफोर इंडिपेंडेंस। ओके। जो हुए थे, गांधी जी का ट्रायल था, जी, तिलक का जी। ट्रायल था, और सुभाष चंद्र बोस का ट्रायल था। जी तो वो आई वॉज पार्ट ऑफ गांधी जी ट्रायल जी। एक रोल में। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल मैंने INA ट्रायल्स सुभाष बोस जी के टाइम पे हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट किया। वो फिक्स्ड एपिसोड्स थे। तो दैट इज़ हाउ माई टेलीविज़न जर्नी बिगेन। और उसके बाद जब मैंने डिसाइड किया, जब मैं मुंबई आया, तो मुंबई से मेरी जर्नी शुरू हुई। और उस ज़माने में दूरदर्शन ही था। तो दूरदर्शन पे मेरी मैंने हमराही करके एक सीरियल आया, और कबीर करके एक सीरियल आया, जिसमें मैंने काम किया। और उस ज़माने दूरदर्शन में 13-26 वीक, उस ज़माने में थे ही वीकली, जी 13 या 26 की वो परमिशन देते थे। फिर थोड़ा बढ़ गया, तो ऐसे 13-26 करके देते थे। हमारा 1 साल चला था उस वक्त। जी। तो वो ऐसे जर्नी शुरू हुई। फिर मेरा इम्तिहान करके एक सीरियल आया, जो अनुपम की कंपनी ने ही बनाया था। अनुपम ने उस वक्त मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनी शुरू की थी। अच्छा। हाँ, मेकिंग टेलीविजन प्रोग्राम्स एंड ऑल दैट। जी। तो उसमें एक इम्तिहान करके उसने सीरियल शुरू किया था, जिसके डायरेक्टर थे रवि राय। जी जी, काफ़ी फेमस हाँ। डायरेक्टर है, टीवी में काफ़ी काम किया। जी। तो रवि ने वो कहानी लिखी थी और इन्होंने बनाई थी। इसमें आई गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, रेणुका शाह ने थी उसमें। और वो सीरियल उस वक्त DD मेट्रो आता था। जी। तो वो मुंबई आ चुका था मेरा। तो DD मेट्रो का इम्तिहान, उस वक्त मेट्रो चैनल भी बहुत पॉपुलर हुआ था, कई प्रोग्राम्स उनके आते थे। इम्तिहान बहुत पॉपुलर हो गया था, और उसकी वजह से मैं टेलीविज़न में मुंबई में इन अ वे इस्टेब्लिश हो गया, और मुझे टेलीविज़न में काफ़ी काम मिलने गए। जी। तो इम्तिहान इज़ एन इम्पॉर्टेंट सीरियल फॉर मी।
जो पॉपुलर भी हो। कौन से दिस वुड बी अर्ली 90s, 93 94 के 91 90, हाँ 92 के आसपास का। 92 के आसपास। मतलब शायद टेलीकास्ट 93 94, बट शूटिंग वाइज 92 93। फिर तो वो चला 94 तक चला था, या तो ऐसे चला जी। था। बट सैटेलाइट चैनल्स शुरू हुए 92 में। जी। जी टीवी वाज द ZTV, फर्स्ट, या first. दैट वाज 92। और अकबर बिरबल केम ऑन जी टीवी, वो आई थिंक अराउंड 94 आई थिंक, जी। एग्जैक्ट अराउंड अप्रोक्सीमेट। मानक जी, भारत एक खोज, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीबडीज लाइफ, जिन्होंने भी भारत एक खोज में और श्याम बेनेगल जी के साथ काम किया, उसमें आपके 3 बड़े मेजर मेजर 3 वाकई, हाँ। सो उसके बारे में या तो ये इम्तिहान की मैंने जो बात की, मुंबई आते ही सबसे पहले मैं आया, मैं लोगों को मिलना था मुझे, आई हैड टू प्रेजेंट माई सेल्फ। तो श्याम बेनेगल जी के पास मैं मिलने गया था, बिकॉज मैंने सुना कुछ बना रहे हैं और आई वुड हैव लव टू वर्क विथ हिम। और अच्छी बात ये हुई कि श्याम बेनेगल जी दिल्ली आते रहते थे, तो एनएसडी के प्लेस देखते रहते थे वो। तो विरासत जो नाटक सत्यदेव दुबे जी ने हमारे साथ किया था, वो जब दिल्ली एक बार आए तो वो नाटक देखने आए थे, उसके शोज चल रहे थे जी। जिसमें मेरी अहम भूमिका थी। तो देखा था उन्होंने वो नाटक। तो जब मैं मिलने गया तो वो फ़ायदा हुआ कि उन्होंने मेरा काम नाटक में देखा था जी। तो एक अब पता है कि भाई एनएसडी का एक्टर है, ट्रेंड है और नाटक देखा है, तो मेरी बारे में थोड़ा पता था उनको जी। तो उन्होंने कहा कि मैं ये प्रोग्राम बना रहा हूँ भारत एक खोज, जो 1 साल तक रहेगा और उसमें मैं एक टीम बना रहा हूँ एक्टर्स की। मैं चाहूँगा कि तुम्हारा काम देखा तो तुम जुड़ोगे, बट 1 साल की कमिटमेंट रहेगी। हर एपिसोड में तो आपको नहीं रहना, बट एज एंड व्हेन आई रिक्वायर यू, क्योंकि इतिहास है वो। तो अलग लंबा चला। हाँ, करेक्ट। तो अलग अलग जहाँ ज़रूरत होगी अलग अलग पीरियड में मैं आपको कास्ट करूँगा, अलग अलग रोल्स। 3-4 तो बहुत इंपॉर्टेंट रहे। राजा राम मोहन रॉय बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। शिवाजी के पीरियड में दादोजी कोंडदेव का रोल, नसीर ने शिवाजी का रोल किया था। उसके अलावा जो वैदिक पीरियड था, भक्ति मूवमेंट, मतलब मैंने रोल तो आई थिंक 8-10 के, 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट थे जी। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मैं जी। यहीं शूट करते थे, ज़्यादातर शूटिंग उसकी फिल्म सिटी में हुई है जी। और बहुत मज़ा आया शूटिंग। इट वॉज अ बिग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। अच्छा रोल, श्याम बाबू के साथ काम करने में इतना मज़ा आता था। इतने इज़ एन एक्टर्स डायरेक्टर, एक्टर को इतनी अच्छी तरह से गाइड करते हैं, इतनी अच्छी तरह समझाते हैं कि अपने आप चीज़ें थोड़ी बाहर आके खुद जी। एंड वेरी लर्नड मैन। वेरी लर्नड मैन। तो उनको शूटिंग के अलावा भी खाते वक्त बातचीत करने में बहुत मज़ा आता है। कई चीज़ें आपको बताते हैं तो सीखने को या जानने को ही मिलती है। जी। और दूसरी अच्छी बात कि गुरुदत्त के कैमरामैन वी.के. मूर्ति, जिन्होंने गुरुदत्त जिनके जी साथ की आपने कितनी जी। सारी फिल्म, वो पूरा भारत एक खोज की उन्होंने शूट किया। तो उनकी जो लाइटिंग होती थी, जिस तरीके से लाइटिंग करते थे, वो देखने का वो भी एक मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। जी। या उनकी उसके नीचे काम करना एक बहुत बड़ी बात। बहुत टाइम लगाते पर लगता था, बट फिर वो देखिए कि क्या कमाल का रिजल्ट। और तीसरी अच्छी बात है कि पूरा भारत एक खोज सिंक साउंड में शूट हुआ है, डबिंग हुई नहीं है उसमें। नो डबिंग अनलेस के कोई बहुत ही ड्रास्टिक टेक्निकल मिस्टेक हो जहाँ एक आध लाइन की डबिंग की ज़रूरत, उसके अलावा कहीं डबिंग नहीं हुई। आपने करीबन हिंदी और गुजराती मिला के करीबन 80 फिल्मों में काम किया होगा, करीबन 80-85 फिल्में रफली। सही मायने में बोला जाए तो जो टेलीविज़न इवॉल्व हुआ है उसके बहुत बड़े साक्षी आप हैं। आप दूरदर्शन से, फिर आप जी टीवी, फिर उसके बाद जिस तरीके से 99 में इवॉल्व हुआ टेलीविज़न, और टेलीविज़न के इतिहास के उसके ऊपर हम आएंगे। हाँ। उसका जो इतना बड़ा शो जो कल्ट शो माना गया। सो आपको लगता है कि कोई ऐसा किरदार है इन सारे 80 और 100 फिल्मों को मिला के जो कहीं छूट गया है? कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा किरदार जो आपसे छूट गया हो? ये तो मैं एग्जैक्ट स्पेसिफाई तो नहीं कर पाऊंगा, बट ऐसे अच्छे रोल की तो हमेशा मुझे तलाश रहती है कि ऐसा कुछ रोल के जो मैंने ना किया हो और कहीं ना कहीं वो पहलू आ जाए और मैं उसे कर पाऊँ। जी। अभी ओटीटी का ज़माना आ चुका है। बिल्कुल सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द करंट सिनेरियो इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स? जिस तरीके के कंटेंट बन रहे हैं, आपका कुछ उसमें एज अ सीनियर एक्टर, यू नो, देयर आर ऑलवेज वैक्यूम फॉर सजेशंस टू फिल्म मेकर्स बेसिकली। हाँ, मतलब एक
बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सबके लिए हो गई। OTT प्लेटफॉर्म एक नया एवेन्यू हो गया है जी जहाँ लोग अपनी बातें कह सकते हैं, कहानियाँ कह सकते हैं, और नई नई कहानियाँ आती हैं, जी अच्छी आती हैं। बट मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि कंटेंट हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग एवरीवेयर। कंटेंट हैज़ टू बी द किंग। OTT पर भी कंटेंट ही स्ट्रॉन्ग होना जी। चाहिए। उसके अलावा जो कभी कुछ प्रोग्राम्स में बाकी चीज़ों पे जो ध्यान फ्रीडम के नाम पे लेते हैं, चाहे सेक्स ओरिएंटेड हो या अश्लील भाषा को लेके हो, वो हर जगह ज़रूरी नहीं नहीं होता। है, करेक्ट। उसके बगैर भी बात कही जा सकती है। और जी। जहाँ जो प्रोग्राम्स अच्छे सक्सेसफुल OTT पे हुए, वहाँ कंटेंट की वजह से हुए, कंटेंट के या उनके एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की वजह से हुए। तो ऐसे ही प्रोग्राम्स बनने चाहिए। चाहे आपको कंटेंट में जो फ्रीडम लेनी चाहिए लीजिए, बट उसमें इन चीज़ों की मेरे हिसाब से कोई खास ज़रूरत फ्रीडम के नहीं है। नाम पे मतलब थोपना हो गया है ना आज तो। ये मतलब एक फ्रीडम एक अलग चीज है और कंटेंट एक अलग चीज है। हाँ, तो मतलब अगर नहाते हुए दिखाना है तो जरूरी नहीं है नहाते हुए दिखाइए आप। हाँ, वो मतलब बात वो तो अपने आप ही कही जा अपने आप सकती कही जा है। सकती है। और तो उसका मेन कहानी से शायद कोई इतना रेलेवेंस होता नहीं। जी। तो मैं वो चीज़ों को नहीं मानता हूँ। और मैं अगर OTT में मैंने थोड़ा बहुत किया है, OTT में मैं अपने आई मेक इट अ पॉइंट टू टेल कि भाई मैं ऐसे सीन्स नहीं करूँगा, जी मैं जी नहीं करना करेक्ट चाहता। मैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन्स जहाँ ये चीज़ें ना हो, ऐसा ही करना चाहूँगा। करेक्ट। बिकॉज इन कोई आपको जिंदगी में कोई ऐसा रोल आपको लगता है जो आपको नहीं निभाना चाहिए था? आप आ, बताइए मत, लेकिन हाँ नहीं, मतलब कुछ ऐसे नहीं, बहुत सारे होते हैं। नहीं, कुछ रूटीन रोल्स मैंने किए हैं, क्योंकि आप जब एक फ़्लो में एस्टैब्लिश होते हैं, आगे बढ़ते काम मिलता है, तो कुछ ऐसे रोल्स भी आप करते हैं कि चलो मैंने भी किए हैं कि जी भई चलो उस वक़्त वेरियस रीज़न्स होते हैं करने के, जी 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 तो करेक्ट। करते हैं। तो ऐसे रूटीन रोल्स मैंने किए हैं। नहीं किए ऐसा नहीं है। वन ऑफ दोज एक्टर्स जिन्होंने सो कॉल्ड, मतलब आज के लिए तो वो वर्ड ही धीरे धीरे पुराना होता जा रहा है, सो कॉल्ड पैरेलल सिनेमा एंड कमर्शियल सिनेमा एंड टेलीविजन सभी में आपने काम किया है। जी, जी। व्हाट इज योर आपका फेवरेट जॉनरा कौन सा था जिसमें आपको मजा आता था? नहीं, मज़ा तो मुझे परफ़ॉर्मेंस करने, एक्टिंग करने में आता है, चाहे जी टेलीविज़न हो, चाहे फ़िल्म्स हो, व्हिचएवर टाइप ऑफ जी फ़िल्म। रोल अच्छा हो, डायरेक्टर अच्छा हो, जी। कहानी अच्छी हो, तो मज़ा आता है। आपको तो लगता है आजकल कहानी अच्छी आती है? मतलब आपके पास कुछ ऐसी कहानियां अभी भी आती है सर? आई होप क्या है। और कुछ कहानियाँ होती हैं अच्छी, चाहे हाल ही में कुछ फिल्में अगर आप देखें ऑन अ हाई साइड व्यू, आपको आज की कुछ कहानियों में ऐसे कुछ कहानियां अच्छी लगती हैं, नॉट वेयर यू हैव एक्टेड बट इन जनरल आपको कोई ऐसा सिनेमा है जो आज की डेट में आपको लगता है कि अच्छा सिनेमा है? इसमें क्या, बट कुछ नहीं, अच्छी फ़िल्में भी बनी आज की ज़रा, जी जहाँ कंटेंट इज़ स्ट्रॉन्ग। इस वक्त स्पेसिफाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ, याद आए तो बताता हूँ, बट कुछ फ़िल्में डेफिनेटली बनी हैं जहाँ परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं। परफॉर्मेंसेस आजकल काफ़ी अच्छे आते हैं। कुछ फ़िल्में बनी हैं जहाँ कहानियाँ काफ़ी अच्छी रही हैं और वो लोगों को पसंद भी आई। जी। आपकी वाइफ भी लेखिका हैं, जी। सो कभी ऐसी कोई रिजेक्शन आपने झेली है उनसे? अगर उसको वो मेरा कुछ काम अच्छा नहीं आता है, तो ज़रूर मुझे कहती है जी। कि ये अभी आप उनसे कोई डिस्कस करते हैं कभी अपनी स्क्रीन प्ले, कभी उनके साथ कभी? या हम लोग बातचीत करते हैं। अच्छा। वो कौन सा काम मुझे लेना चाहिए, नहीं लेने चाहिए, उसमें कोई दखल अंदाज़ी नहीं होती। बट करने के बाद अच्छा है या नहीं है, ठीक अच्छा नहीं है, उस पे तो वो क्रिटिक मतलब बोल सकती है So, और बोलती भी हैं। Anand ji, it's been 42 years you're now, officially you're acting. Yes. So आपको I would say 46. 46. 78 में I started my career with the Repertory जी, Company. थिएटर जी, में शुरू किया। जी जी So तब से अभी तक जी, मतलब गोल्डन जुबली के कगार पे हैं आप। ये पूरा जो समय रहा, आने वाली जनरेशन को क्या आप कुछ बोल सकते हैं कि किस तरीके से आपका, क्योंकि एक जर्नी रही है जी। और कुछ बच्चे आपको देख के, बिकॉज आवर शो इज ऑल अबाउट इंस्पिरेशन, हाँ। कि किस तरीके से क्राफ्ट को आपने तराशा। अगर नई जनरेशन को कुछ कहना भी चाहूँ एक एज अ फ्रेंड, तो यही कहूँगा कि ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टैलेंट आप में हो तो होता ही है, इट इज़ इनबॉर्न, बट उसके साथ ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग को मैं बहुत महत्व देता हूँ। तो आप इस फील्ड में आइए तो ट्रेन होकर आइए। ये इट इज़ अ ग्लैमरस फील्ड, बट सिर्फ ग्लैमर की वजह से ना आए, ट्रेनिंग लेकर आइए। बहुत मेहनत का काम है ये। जी ग्लैमर इज़ अ बाय प्रोडक्ट।
वो ठीक है आप करिए, बट जी पूरी मेहनत के लिए आइए और ट्रेनिंग लेकर आइए, तो आप बस अच्छी पोजीशन में रहेंगे यहाँ काम करने के लिए। और बहुत पहले के ज़माने में आप लोग डायरेक्टर्स रॉ एक्टर्स को ले लेते थे, उनके पास टाइम होता था उसको तराशने का, ट्रेन करने का। आज के ज़माने में किसी के पास, किसी डायरेक्टर के पास वो टाइम नहीं है जी कि सेट पर जाकर आपको चीज़ें सिखाएं। जी आपको इसीलिए आपके पास जानकारी होगी, आप ही के लिए अच्छा होगा। सो जी। ट्रेनिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जी और साथ साथ ट्रेनिंग में आप भाषा को भी इतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए। भाषा की जानकारी होनी ज़रूरी है। चाहे आप रीजनल में भी काम करना चाहें, जो वहाँ भी काम करना चाहें, वो करना बहुत ज़रूरी है। जी You should be well equipped in the language that you're working in. विच इज हिंदी ऑब्वियसली। आजकल तो हिंदी में रोमन, काम कर रहे थे। आजकल तो एक्टर हिंदी पढ़ना तक भी नहीं आता है। हाँ। अनंत जी, आपके साथ तो ऐसा हुआ का कई बार कि एक्टर्स जो है उनको रोमन में उनको वो स्क्रिप्ट हिंदी तो रोमन चाहिए। में आ जाती है, हाँ। जी जी बट जी। हिंदी आप समझ तो जितना समझ के बोलेंगे तो उतना ही परफॉर्मेंस में मज़ा आएगा ना। कमिंग बैक टू योर टेलीविजन मेन स्ट्रीम हार्डकोर कमर्शियल का आपका जो सबसे बड़ा, जो हमारे मतलब मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तो जैसे ही अगर किसी को, मेरी फैमिली में भी मुझे अगर मेरे बच्चों को या मेरी वाइफ को या मेरी मॉम को कभी बुलाना होता है तो मैं बोलता हूँ हंसा। सो सर, खिचड़ी हाँ कैसे आई आपकी लाइफ में, उसके बारे में तफ्तीश से बातें करेंगे। मतलब जी, खिचड़ी के बारे में तो, क्योंकि वी आर ऑल हार्डकोर फैन ऑफ खिचड़ी। यू नो दैट ब्लैक ह्यूमर ऑफ या खिचड़ी। सो खिचड़ी किस तरीके से प्रोसेस हुआ और किस तरीके से आई आपकी लाइफ? 2001-2002 की बात है। जी तब तो मैं टेलीविज़न में मैंने कुछ फिल्में कर ली थी। उस वक्त ज़्यादातर रोल्स जो मैंने किए वो सीरियस रोल्स, बहुत गंभीर रोल हाँ। आया करते थे आपके पास। जो कुछ पॉजिटिव होते थे, और इम्तिहान के बाद मैंने काफ़ी नेगेटिव रोल्स भी किए। अच्छा। जो लोग आज मानने को आजकल नहीं मानते हैं, स्पेशली खिचड़ी के बाद तो बिल्कुल ही नहीं मानते। जी। तो लगातार वो रोल्स मैंने किए, तो वो उस किस्म की मेरी इमेज थी। तो एक दिन आतिश कापड़िया और जेडी मजीठिया, जो खिचड़ी के करता धरता है, जी। उनकी दे आर द ओनर्स ऑफ हैट्स ऑफ प्रोडक्शंस, और आतिश ने खिचड़ी लिखी है और डायरेक्ट की है। तो एक दिन फ़ोन आया कि आपको मिलना है और एक प्रोग्राम है जो हम बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, और हम लोग मिले, और आतिश ने जो पहला एपिसोड था पूरा मुझे कि आप सुनिए और फिर डिसाइड करें कि आपको करना है कि नहीं, और हम चाहते हैं कि आप करें। तो पूरा एपिसोड उसने सुना दिया, और सुन के मैं बिल्कुल अवाक रह गया जी कि इस किस्म की सरस ब्लैक ह्यूमर और कॉमेडी, हंसी भी आती है, और अलग किस्म के रोल्स, अलग किस्म के किरदार, तो कमाल का है। मैं बिल्कुल अवाक रह गया। मैंने तुरंत कह दिया ये तो मैं तो करूँगा, आप जब कहें शुरू जी। करें। पक्का? मैंने बोला पक्का। तो बस ऐसे ही हमारी बातचीत हुई। मज़ेदार बात यह है कि जो बाद में उसने बताया भी मुझे कि कईयों ने उसको कहा होगा, दोनों को, और चैनल ने भी उस वक्त कहा होगा कि किसको आप ले रहे हैं, ये तो इस किस्म, जो इमेज मेरी थी, इस किस्म के रोल्स कर रहे हैं, ये तो कॉमेडी आप बनाने जा रहे हैं, कहाँ है? क्योंकि क्या कॉमेडी कर एक्टर की कुछ अलग वो इमेज रहती है एंड ऑल दैट, यू नो। जी तो बट ही वॉज वेरी पर्टिकुलर बोथ ऑफ देम कि इस रोल में मुझे अनंग ही चाहिए। तो फाइनली इट वर्कड। और मैं ही नहीं, जो भी हमारे जो 4-5 प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं, सो कॉल्ड कॉमेडी के लिए उस वक्त जाने नहीं जाते थे, जो भी थे। तो बट ही वॉज वेरी पर्टिकुलर। और एक एक कैरेक्टर, हाँ, मतलब इफ यू सी, मुझे तो पता नहीं, बिकॉज आई वांट टू वन डे इंटरव्यू जेडी आल्सो, हाँ, बिकॉज हाउ दे डिड द कास्टिंग। या एक एक कास्टिंग जो है, मतलब बहुत ही परफेक्ट। और आतिश और जेडी ने बड़ी मेहनत से, जी और ऐसे नन ऑफ, एज आई टोल्ड यू, कोई भी सो कॉल्ड कॉमेडी के लिए मान बिल्कुल नहीं। बट दे वर वेरी पर्टिकुलर। आतिश स्पेशली पर्टिकुलर कि मुझे यही चाहिए, यही चाहिए। ही वॉज वेरी पर्टिकुलर ऑफ द कास्टिंग, एंड इट हैज़ वर्कड वंडर्स। हम सबको भी एक नई पहचान मिल गई है। जी जी और द कैरेक्टर्स हैव वर्कड वंडर्स। एंड हिस्टोरिकल, देखिए टीवी और फिल्मों के इतिहास में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, गब्बर सिंह, ये जो चीजें जो आइकॉनिक चीजें बन जाती हैं लाइफ के अंदर, उसी तरीके से सर खिचड़ी है। खिचड़ी इज एन आइकॉनिक शो। Correct. मतलब आप बस बैठ जाइए उसको देखने के लिए। और मैं तो पिछले कुछ सालों में कितना तो रिपीट शो देखता हूँ सर। मतलब रिपीट में ही मुझे ऐसा लगता है कि बस रिपीट में ही देखते रहो। हाँ,
मज़े, क्योंकि इट्स अवेलेबल, आप देख सकते हैं। मुझे कई लोग, हम लोगों को मिलते हैं, वो कहते हैं कि बस हमें जब मन करता है कि अभी थोड़ा थके हुए हैं या वी आर लो इन अवर मूड, तो फिर चालू कर देते हैं, देख लेते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। देन वी आर फ्रेश अगेन। सो बाबूजी की प्रिपरेशन कैसे किया आपने? बिकॉज आप तो बिल्कुल जो इन रियल लाइफ ऑल्सो, बिकॉज आई हैव इंटरेक्टेड विद यू सो मेनी टाइम्स, Yeah. बट आप वो जो रियल कैरेक्टर से वो जो बाबूजी का कैरेक्टर है, इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, लाउड, ए ओल्ड मैन। मैं जो पर्सनल लाइफ में उससे अलग कैरेक्टर है। तो उसकी प्रिपरेशन किस तरीके से किया? उसमें नंबर वन आतिश की बहुत बड़ी, मैं एज अ डायरेक्टर उसकी बहुत बड़ी मदद मुझे मिली, इन द सेंस के इज़ वेरी क्लियर अबाउट क्या चाहता है। लिखा बहुत अच्छा है, कैरेक्टर्स वेर वेरी स्पेसिफिक। और आतिश के साथ मैंने बातचीत की, किस किस्म का चाहिए उसको, क्या उसका था, और उसकी गाइडेंस के नीचे मैं काम करता गया। और फिर मैंने सोचा उसमें कैरेक्टर को इवॉल्व करता गया, मन में रखते। आतिश के साथ काफ़ी हमारी इंटरेक्शन होता था। और जो लाइनें उसने जो लिखी हैं, जो हमारी वन लाइनर जो बहुत फेमस हो गई है, वो ही इज़ वेरी स्पेसिफिक अबाउट दैट, क्योंकि उसने एक रिदम के साथ रखी है और उसमें वो बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था कि जहाँ रखी है वहीं बोलनी है जी। और हमसे रिहर्सल्स भी काफ़ी करवाता था हर सीन की, उसके हिसाब से हम लोग करते थे। खिचड़ी के दौरान क्योंकि दर्शक बहुत उत्सुक होंगे, कोई मज़ेदार किस्सा बताइए ना ऑफ द कैमरा। अरे ऑफ द कैमरा तो बहुत मज़े, क्योंकि हम लोग शुरू होते ही धीरे धीरे वी ऑल जेल्ड। एक तो सब का थिएटर बैकग्राउंड रहा, प्राइमरी कैरेक्टर्स का, आतिश का खुद का, जेडी का, तो एकदम ही हमारे क्या बोलेंगे घुल मिल गए हम लोग, बियॉन्ड आवर कैरेक्टर्स, यू नो। मज़ा आता था। फिर साथ में खाना, कोई चलो तुम घर से ये लेना, वो ले आना, या कुछ स्पेशल खाना होता था। हमारी फीस्ट होती थी लंच टाइम में, भले आधा घंटा ज़्यादा जाए, मगर खाने पे बड़ा ध्यान दिया जाता था। तो इसमें हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई। पारिक फैमिली जो थी वो एकदम, मतलब आज भी उनकी बॉन्डिंग आप लोगों की सबकी बिल्कुल है इंटैक्ट है कि जब भी हमारी बॉन्डिंग इंटैक्ट है और जब मिलते हैं तो वही हंसी खुशी के साथ मिलते हैं। और कुछ वक्त ना मिले, मगर जब मिले या वापस शो शुरू या फिल्म शुरू हो गई तो उसी वहीं से शुरू हो जाता है। जो मसल मेमोरी और वो आपकी मेमोरी में वो कैरेक्टर्स ना रच बस गया है, अब मन में अंदर घुस गए कि कभी भी कर रहे हैं तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। शुरुआती दिनों में जब म्यूजिक में इतना आपका रुझान था, तो उस दौरान म्यूजिक में क्या क्या चीज़ें थी जो आप उस समय कर रहे थे? और आपकी मदर क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट्स में ऑलरेडी थी, तो एक इन्फ्लुएंस तो मिला ही होगा। तो उस ज़माने के बारे में थोड़ा सा और एलैबोरेट कीजिए प्लीज़। हाँ, ये तो मुझे विरासत में मिला ही, वो तो शौकिया तौर पे करती थी जी। मगर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता ही गया स्कूल कॉलेज में। तो एक्टिंग के साथ साथ म्यूज़िक में मैं सीखता था। क्लासिकल म्यूज़िक मैंने सीखा हुआ है, उस वक्त मैं सीखने जाता था और बड़ी शिद्दत के साथ सीखता था। और जो क्लासिकल म्यूज़िक के जो प्रोग्राम्स होते थे, मैंने काफ़ी सारे इन लोगों को, पंडित जसराज जी को, भीमसेन जोशी जी को, और भी सारे, परवीन सुल्ताना जी को, और सारे जो इनके क्लासिकल म्यूज़िक के प्रोग्राम्स होते थे, मैं बिल्कुल लगातार उनको सुनने जाता था जी। मुझे बड़ा मज़ा आता था सुनने में। और बाद में भी एनएसडी में आके भी मैंने गुरु से ट्रेनिंग के साथ साथ क्लासिकल म्यूज़िक सीखता रहा मैं 2-3 साल, while I was training at the NSD। अच्छा, while that time in Delhi you were learning शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत। मैं एनएसडी से उनका घर होता था ओल्ड राजेंद्र नगर में जी। तो वहीं पर मुझे बुलाते थे। तो जो भी हमारा टाइमिंग होता था मैं वहाँ जाता था उनके पास सीखने, और वो मुझे सिखाते थे जी। सो फिर आपने उसी दौरान आपने कुछ म्यूजिकल प्ले भी किए। तो फ़ायदा मुझे सीखने का ये है कि मुझे इतना शौक़ रहा म्यूज़िक का, फिर एक्टिंग ओवरटुक, तो फ़ायदा ये रहा कि मुझे म्यूज़िकल प्लेस में रोल्स काफ़ी मिलने लगे। ट्रेनिंग के दौरान एक लैला मजनू करके हमने प्ले किया था, while I was in the second year, which was a musical play नौटंकी स्टाइल में जी। तो उसमें मुझे लैला के फादर का रोल मिल गया। तो म्यूज़िकल सारा म्यूज़िकल ही था। और रेपर्ट्री में रहकर जसमा ऑर्डन, मैना गुर्जरी, ये जो म्यूज़िकल प्लेस किए वो सारे, उसमें मुझे इम्पोर्टेंट रोल्स मिल गए राजा के। वो सारा गाना ही था जी। तो उस वक्त थोड़ी बहुत प्रैक्टिस मुझे करनी पड़ती थी क्योंकि यू हैव टू सिंग ऑन स्टेज, करेक्ट, इन अ रोल, ऑफ कोर्स रोल में रहते हुए। तो वो फ़ायदा हुआ कि मैंने म्यूज़िकल प्लेस किए जी। म्यूज़िक कितना हेल्प करता है और कितना हेल्प किया आपको एज एन एक्टर? मुझे लगता है करता है, और मुझे तो किया ही है, क्योंकि एक सुर की समझ, रिदम की समझ,
एक्टिंग में भी रिदम होती है और वो कहीं ना कहीं हर एक रोल की अपनी एक रिदम होती है जी है जी ना। तो अगर आप रिदम समझते हैं तो कहीं ना कहीं वो आप अपने अंदर ढाल के उस हिसाब से करते हैं, तो म्यूज़िक ज़रूर हेल्प करता है। जी तो इसीलिए म्यूज़िक एक्टर को भी थोड़ा बहुत, गायक बने ना बने वो अलग बात है, बट थोड़ी बहुत म्यूज़िक की समझ होनी ज़रूरी है, जी। वो उनको मदद ही करती है। सो आपने बागबान में भी अमित जी के साथ काम जी। किया, उनके साथ, बिकॉज अगर, क्योंकि हमारे तो जनरेशन के महानायक रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। एंड यू हैव वर्कड विद अमित जी, यस, सो कुछ उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं, हर एक एक्टर चाहेगा कि उनके साथ काम करे, और मुझे रवि जी के साथ, रवि चोपड़ा जी के साथ मैंने काफ़ी कुछ टेलीविज़न जी और वगैरह काम काफ़ी किया है। वो मैं जी। ज़्यादा हिस्टोरिकल प्रोग्राम्स ज़्यादा बनाते तो उसमें किया। तो जब ये फ़िल्म बना रहे थे तो एक पर्टिकुलर रोल था, तो बहुत बड़ा रोल नहीं था बट एक रीज़नेबल इम्पोर्टेंट, और ऐसे टाइम पे वो आता है कि जी अहम पॉइंट पे आता है, इसलिए लोग आज भी याद रखते हैं उस रोल को। तो उसमें मुझे कास्ट किया, और जी। अमित जी के साथ तो खुशी तो डेफिनेटली होनी ज़ाहिर है। तो बहुत मज़ा आया, बिकॉज़ बहुत ही डिसिप्लिन्ड एक्टर हैं वो, जी। बहुत सब तैयार रहते हैं हर चीज़ में। तो उनके साथ काम करने में, साथ में सीन्स थे, वेरी कोऑपरेट, साथ में काम करने में मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इट इज़ एन एक्सपीरियंस। उसके साथ एक और फ़िल्म मैंने की इससे पहले, एक रिश्ता, जी, बॉन्ड ऑफ लव करके। अक्षय कुमार और ये लोग थे उसमें। जी करेक्ट, ये उसमें मेरा एक उनके दोस्त का एक रोल था, जी जो उनके से, बट 2-3 सीन्स, 2-4 सीन्स तो सारे लोग थे, 1-2 दिन स्पेसिफिकली उनके साथ थे। जी जी जी। सर वो काफ़ी रिहर्स करते हैं, मैंने ऐसा सुना है कि ही हाँ, डज मतलब वो लॉट ऑफ चीज़ रिहर्स। तैयार लाइन्स, जो उनके सीन की लाइन हो तैयार करके आते हैं। जी। सेट पे जब आते हैं उनकी तैयार रिहर्सल करवाते करते हैं। कभी नसीर साहब, ओमपुरी साहब के साथ आपका राब्ता नहीं रहा किसी किसी फिल्म में, कोई एक्सपीरियंस, या उनके साथ, या उनके थिएटर के टाइम पे आपके सीनियर उनका रहे? नाटक थिएटर तो देखा मैंने काफ़ी यहीं आकर, क्योंकि बाय द टाइम मैंने एनएसडी जॉइन किया था वो लोग तो निकल चुके थे वहाँ से, जी और दिल्ली में आते थे वो प्लेस करने। वो प्लेस तो उनको ज़रूर जी देखें, नसीर साहब के और ओमपुरी जी के, और दोनों के साथ फिर पर्सनल लेवल पे भी बातचीत, बिकॉज ऑफ एनएसडी ऑफ जी, कोर्स। करेक्ट। वो तो रही, काम करने का दोनों के साथ मैंने काम किया है। नसीर के साथ मैंने भारत एक खोज में उनका शिवाजी का एक एपिसोड बहुत जी बड़ा था। जी जी। नसीर ने शिवाजी का रोल किया था, और और उन्होंने, उनके गुरु दादोजी कोंडदेव का रोल मैंने किया था। जी तो हमारे सीन्स काफ़ी साथ में थे, तो जी उनके साथ मैंने काम किया का बहुत मज़ेदारी से। वेरी अपने काम रखते हैं, रिहर्सल सब करते हैं, ऐसे कोई इंटरफियर नहीं करते दूसरे एक्टर के साथ। आप अपना काम करो, आप अपना करो। और ओमपुरी के साथ भी एक टेलीफिल्म मैंने की है, भारत एक खोज में हमने साथ में कोई सीन नहीं किया है, बट एक टेलीफिल्म हमने की है, अंतहीन करके। तो इट वाज डिज़ाइन्ड एज ए टेलीफिल्म। शुरू मेरे शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ, मुंबई आ ही रहा था या उसी की, जिसमें ओमपुरी जी थे, रोहिणी जी थी, मैं था, और कोई और थे। थिएटर एक्टर सब होते हैं तो काम करना भी सब अच्छे से है, हो जाता, मज़ा आया। अनंत जी, कभी आपके आपके साथ कंट्रोवर्सीज नहीं हुई है क्या? थैंक गॉड नहीं हुई है। आपका कभी किसी कंट्रोवर्सीज के साथ, इतने इतने इतना लंबा आपका करियर रहा, बिकॉज यू नो वी हैव नेवर हर्ड एनीथिंग इवन ऑन द सेट्स, कई बार ऐसे न्यूज़ वगैरह में आता है। नहीं, आई So, लाइक टू बी वेरी, काम में मुझे काम करने में मज़ा आता है। अपने जी काम के साथ काम, मतलब निस्बत रखता हूँ, जी और लोगों के साथ जो भी साथ में काम करते हैं, हंस खेल के काम कर लो, उसी का मज़ा है। जी 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 एंड आई एम अ फैमिली ओरिएंटेड मैन, बाकी घर जाके अपने जी। फैमिली के साथ मज़ा आता है। किस तरीके का खाना पसंद है आपको? गुजराती हैं कई लोग, बिकॉज नो आप नो, मैं तो दिल्ली में भी रहा आप तो हूँ। दिल्ली में बंगाली चाट, आपने बंगाली अरे मैं मार्केट की वहाँ उधर, और बंगाली वो। मार्केट की चाट फेमस, जी मुझे सब, आई लाइक फूड। जी तो गुजराती खाना तो पसंद है ही है, साथ में नॉर्थ का खाना भी मुझे जी पसंद है। तो सारी वो चाट वाट और बाकी सब, मेरी वाइफ तो दिल्ली की ही है, जी हम लोग मिले ही दिल्ली में, वाइल आई वाज एट द एनएसडी रेपर्टरी। करेक्ट। तो सारा मिला जुला सो खाना, नॉर्थ सब इंडियन, सारा गुजराती, सब सब मिक्स खाना। है, मतलब Yes. इंटीग्रेशन है, ऑल इंडिया। ये और दूसरी बात बताऊं कि मेरी वाइफ राइटर तो है, जी। लॉयर भी है। अच्छा, शी इज़ अ ट्रेन्ड लॉयर, शी वाज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर इन दिल्ली। शी वाज प्रैक्टिसिंग लॉयर। या ओह शी प्रैक्टिस लॉ, केसेस किए, ओह, किसी फर्म के साथ भी जुड़ी रही, और अच्छा। या फिर राइटिंग तो चलती रहती थी। बाद में नाउ अगेन ये वाला, सो उसका- उन्होंने एज अ राइटर क्या क्या उनकी नहीं, ज़्यादातर वो कविताएं लिखती हैं कविताएं मेनली। लिखती हैं?
कविताएं पहले से लिखती थी, वो जी। अपने लिए लिखती थी, वो उस वक्त प्रैक्टिस करती थी, जी तो उसी में ज़्यादा ध्यान उनका रहता था। बट जब भी मन करता था लिखती रहती थी, वो डायरीज थी। फिर गैप भी आया, शादी हुई, बच्चों पर ध्यान देना, ऑल दैट चलता रहा। जी देन लेटर ऑन, मच लेटर, इट अगेन स्टार्टेड दैट शी शुड राइट। और फिर हम लोगों ने देखा कि इतनी सारी कविताएं, फिर सजेस्ट किया कि वाई यू शुड स्टार्ट राइटिंग। और उसके मन से शी से शी राइट, जब आता है तभी लिख पाती है। तो इट स्टार्टेड राइटिंग अगेन। तो फिर लगा कि भी इतना है तो वन शुड पब्लिश ए बुक। और एक किताब उसकी राजकमल पब्लिशर्स के थ्रू आई, हिंदी पोइट्री की, लोगों को बहुत पसंद आई। जी उस वक्त वो हिंदी कविता के कुछ प्लेटफॉर्म्स भी हैं, उस पर कुछ उसकी कविता वायरल हो गई, तो फिर हिंदी इस लिटरेचर वर्ल्ड के साथ वो अच्छे से जुड़ गई। तो अभी उसमें उसको मज़ा आता है। सो गुजराती कमर्शियल थिएटर गुजराती कमर्शियल थिएटर मैंने बिल्कुल नहीं किया है। अच्छा, तो वो पूरा कॉन्टेक्स्ट ही बाद में आया है गुजराती कमर्शियल थिएटर का। हाँ, जी। बिकॉज मैंने दिल्ली में ही रह के इतना थिएटर किया। और जब फिर सोचा कि मुझे टेलीविज़न और फिल्म्स करनी है, तो उसके लिए तो मुंबई आना है। तो मुंबई आया, तो मुंबई में आके मेरा ध्यान टेलीविज़न और फिल्म्स पे ही था। जी वो सारा कंसंट्रेशन वहीं रहा। कंसंट्रेशन वही रहा। हाँ, और गुजराती कमर्शियल थिएटर अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी चलती भी है। जी बट ये है कि उसके शोज़ बहुत लगातार होते हैं। मेरा ये मानना है, कई लोग कर पाते हो तो अलग बात है, बट ये दो चीज़ों को कंबाइन करना मुश्किल है। जी। एक बार आप गुजराती प्ले एक्सेप्ट करें तो उसके लगातार शोज़, उनके शोज़ इंडिया बाहर सब चलता रहता है। इट्स वेरी हेक्टिक आल्सो। वेरी हेक्टिक। जी। उसके साथ टेलीविज़न को कंबाइन यह भी करो, हर बार आप किसी को बोलो मुझे इतने बजे छोड़ दो, ये टाइम, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जी, या तो ये करो या ये करो। तो मेरा फिर मैंने वो चुना। खिचड़ी के बाद क्या रहा टीवी में, और कौन कौन से शोज रहे? मैंने काफ़ी काम किया, क्योंकि खिचड़ी तो लैंडमार्क हो गया, बहुत पॉपुलर हो गए, सीजन्स किए। फिर गैप के बाद पहली फिल्म आई, तो हमने गैप के बाद किया, गैप के बाद पहली फिल्म आई, फिर गैप के बाद तीसरा सीज़न किया, और अभी दूसरी फिल्म आई। तो जब ख़त्म हुआ खिचड़ी का 2006 में, उसके बाद मैंने कई सीरियल्स किए, अलग अलग टाइप के, कुछ कॉमेडी, कुछ सीरियस, वेरियस टाइप्स को रोल किए मैंने। और कुछ हेड्स ऑफ के साथ भी किए अच्छे अच्छे रोल्स। जसुबेन जयंतीलाल जोशी की जॉइंट फैमिली विच वाज हेड्स ऑफ। एनडीटीवी उस वक्त एक फिक्शन चैनल टीवी इमेजिन, उस पर ही आया था। 2 साल चला हमारा वो सीरियल। अच्छा। हाँ, उसमें थोड़ा ह्यूमर भी, इट वॉज नॉट आउट कॉमेडी, कैरेक्टर बेस्ड इमोशंस भी थे, टॉक अबाउट अ लार्ज फैमिली, इनके इश्यूज़। और उस आई प्लेड द हेड ऑफ द फैमिली, इट्स अ मेजर रोल। वो किया। इंडिया कॉलिंग करके कॉल सेंटर रिलेटेड प्रोग्राम किया था इमीडिएटली। फिर रेगुलर सोप्स भी किए मैंने। जी। तो काम तो बहुत किया मैंने उसके बाद, लगातार करता क्योंकि रहा। वो इतना रजिस्टर्ड है दिमाग में। खिचड़ी इज एट द टॉप ऑफ द चार्ट। इज द टॉप ऑफ द चार्ट, सो यू ऑलवेज चेरिश खिचड़ी एंड बाबूजी एंड अनंग सर। या वो हमेशा रहेगा। और जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ लोग एंड यू एंजॉय आल्सो, आई मीन दैट इज समथिंग दैट आपका। यस, एक अच्छा रोल मैं मानता हूँ, इट्स ए यूनिक रोल। ऐसा रोल बार बार मिलता नहीं है, और लोगों को ये रोल इतना पसंद आया। खिचड़ी पूरा प्रोग्राम या फिल्म लोगों को पसंद आई, और लोग पसंद आज भी करते हैं। जी। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। सर एक लाइव हंसा वाला डायलॉग का एक वो टेक्सचर दीजिए ना। लाइव एक्चुअली मज़ा तो वहीं आता है। नहीं, मजा वहाँ आता है, लेकिन हम लोग ऐसे लाइव सुनना चाहते हैं। कोई भी एक आपका डायलॉग। वो तो चाय मंगाता हूँ तो जयश्री को बोलता हूँ, जी जयश्री चाय ला रही हो या बाहर से मंगवाऊँ? प्रफुल्ल तू तो गधा है, गधा। थैंक यू अनंग जी, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल मीटिंग। बहुत अच्छा लगा सूत्रधार में आप यहाँ आए, और वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एनी अपकमिंग शोज वी लुक फॉरवर्ड? 2-4 अपकमिंग प्रोग्राम्स हैं, 1-2 की शूटिंग शुरू, बट इसके बारे में इस वक्त मैं बात नहीं कर पाऊंगा। देयर आर लिमिटेशंस बिफोर आई टॉक टू यू अबाउट दैट। तो वो एक आध फीचर फिल्म है। रीजनल फिल्म्स भी अभी गुजराती फिल्म इंडस्ट्री काफी चलने लगी। मैं पूछना भूल गया, आपने वो 2-3 साल पहले पोस्ट कोविड यू हैव डन वन गुजराती फिल्म? आई हैव नाउ डन अबाउट 5-6 आफ्टर दैट। यस, 5-6 गुजराती फिल्म्स। क्योंकि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री अब काफ़ी
आगे बढ़ गई, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स, नई नई चीज़ों को लेकर। अब तो गुजरात आ रहे में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इज मेकिंग अप द बिग फिल्म सिटी Yes, आल्सो, yes, आई मीन ह्यूज फिल्म दे सिटी। एनकरेज, द गुजरात गवर्नमेंट एनकरेजेस ऑल्सो, और अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं। 5-7 तो मैंने ही कर ली हैं, जी तो और करता रहूँगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्थिति भी है, तो वो भी एक बड़ा सा एवेन्यू है। जी OTT का तो है, इफ़ आई गेट अ गुड रोल। और OTT की बात जो मैंने पहले नहीं कहा, पंचायत, गुल्लक, महारानी, बहुत ब्यूटीफुल शोज है, these are मतलब very nice shows which are content driven, you see. जी। व्हाट आई हैव सीन कि एवरी चैनल, आप चैनल वाइज अगर देखेंगे ना, तो कुछ चैनल हैं जो इस तरीके के कंटेंट बनाते हैं, हाँ, लेकिन कुछ चैनल हैं जो प्योरली अर्बन और यू नो दे इन्फोर्स certain things. सर्टन थिंग्स। तो मतलब ये वो थोड़ा मिक्स एंड बैग वाला मामला है कि जैसे अभी जियो इज मेकिंग वेरी ब्यूटीफुल कंटेंट, तो और उन्होंने स्टार भी लिया है, तो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। Yeah. मतलब यू डोंट सी एनीथिंग Like that. रॉन्ग ऑन देयर। ये तो अच्छी बात है कि अच्छा अच्छा वेरिड कंटेंट आता रहा है, विच एवर प्लेटफॉर्म जी में भी। जी, करेक्ट। बट अच्छी अच्छी फिल्म्स, चाहे OTT फिल्म्स हो या जी। अच्छी अच्छी चीज़ें आती रहेंगी, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी, ऑडियंस को अच्छी चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसा होता रहे, जी वो मैं हमेशा विश करूँगा। जी, थैंक यू अनंत जी, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ आए और आपने हमें सपोर्ट किया। Thank you so Such a much. beautiful meeting, It's been and a wish you pleasure. all the very best. Thank you so And we much. look forward to see more and more successful shows in future. Thank you so much. Thank मैं you. कुछ काम Thank you so करता much, रहूँ, sir. and thank you. Thank you so It's been much. pleasure talking to Thank you so much, sir. Thank you.